हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू गाइस। सभी को नमस्कार। तो प्यारे छात्रों, कल हमने डिस्कस किया था आरसीसी ड्राइंग का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने जाना था कि लैप्स इन बार कितना होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, हुक्स और बैंड हमने वहाँ पर देखा था कि हुक्स किस तरीके से बनाते हैं, 90 एंगल्स पर, 180 एंगल्स पर, यू शेप, एल शेप, किस तरीके से हम उसको बार की लेंथ को बेंट अप करते हैं ताकि जो बॉन्डिंग है कंक्रीट और स्टील के बीच वो परफेक्ट बनी रहे। तो उसके लिए हम वहाँ पर हुक्स और बैंड्स बनाते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS 456 2000। IS 456 2000 क्या है? ये आपका कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है IS 456 2000, जो कंक्रीट या डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है किस पर डिपेंड करती है। अगर हम पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो सीमेंट हमारा 3 ग्रेड्स में आता है ना, या ऑर्डिनरी, OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, या साधारण पोर्टलैंड सीमेंट जो आता है आपका वो 3 ग्रेड्स में आता है। कौन कौन सी ग्रेड्स होती हैं इसकी? इसकी 33 होती है, 43 और 53। ये 3 ग्रेड्स में आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। इसके अलावा हमारा सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट भी आता है। नाउ जनरली हम जो अभी मार्केट में आपको अवेलेबल है वो आपका 43 और 53 ग्रेड आपका जनरली आपका ये वाला ग्रेड आपका चल रहा है ना। अगर आप मार्केट में जाएंगे, सीमेंट का बैग लेंगे तो आपको सीमेंट के बैग पर ये 53 ग्रेड्स लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है नी। ये OPC की ग्रेड्स हैं। ये 53, 43 और 33 आता कहाँ से है? जब हम सीमेंट के सैंपल को टेस्ट करते हैं, है ना। सीमेंट के सैंपल का क्या करते हैं, क्यूब बनाते हैं 7 सेंटीमीटर का, है ना। 7.05 सेंटीमीटर का जब हम क्यूब बनाते हैं और क्यूब बना को उसको कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करते हैं तो ये हमारी स्ट्रेंथ निकल के आती है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। और इसी स्ट्रेंथ को हमने यहाँ पर ग्रेड्स का नाम दे दिया गया है, ठीक है नी। ऐसे हम कंक्रीट की ग्रेड्स की बात करें तो पहली ग्रेड्स जो आती हैं हमारी कंक्रीट में, फर्स्ट ग्रेड्स हमारी जो आती हैं वो आती हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट यानी साधारण कंक्रीट में जो हमारी ग्रेड्स आती हैं वो हमारी ग्रेड डिजाइनेशन जो आती हैं M10, M15, M20, ये 3 ग्रेड्स हमारी आती हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट में। अगर हम इसकी बात करें तो M यहाँ पर क्या है? सपोज डैट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ M20 की। तो जब आप इंटरव्यूज़ देने जाते हैं सिविल के लिए, इंजीनियर्स पोस्ट के लिए, या आप किसी कंपनी जब जाते हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है जनरली कि M20 में M क्या है, 20 क्या है ना। तो M यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा होता है? M यहाँ पर डिनोट कर रहा होता है मिक्सिंग को, मिक्सिंग प्रिपोर्शन को। ये किस किस का प्रिपोर्शन होता है? M4 मिक्सिंग होता है ना, मिक्सिंग प्रिपोर्शन। और 20 जो है हमारा यहाँ पर ये 20 क्या डिनोट कर रहा होता है? ये 20 जो होता है हमारा ये करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है? करैक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब 15 सेंटीमीटर, है ना, आफ्टर 28 days क्यूरिंग।
तो 20 जो होता है हमारा ये करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है जो कंक्रीट क्यूब को 20 एज रेंज की क्यूरिंग के बाद ये CTM में टेस्ट करके निकाला जाता है ना। तो 20 आपका करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है और 20 को हम किससे नोट करते हैं, FCK। आप जब डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको ये FCK दिखाई देगा लिखा हुआ, है ना। तो FCK क्या होता है, ये करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट क्यूब की। M क्या होता है, मिक्सिंग होता है। और मिक्सिंग मीन्स मिक्सिंग में क्या होता है आपका M, यानी मिक्सिंग में हम क्या होता है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। ये सीमेंट सैंड एग्रीगेट का मिश्रण होता है। अगर हम बात करें M20 की तो M20 में हमारा 1 प्रोपोर्शन सीमेंट होता है ना, 1 सही 1/2 प्रोपोर्शन हमारा सैंड होता है, यानी फाइन एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। और कोर्स एग्रीगेट आपका 3 प्रोपोर्शन होता है। ठीक है भाई, ये प्रोपोर्शन इसमें मिला होता है और यही कहलाता है आपका मिक्सिंग रेशियो, है ना, सीमेंट सैंड एग्रीगेट। एस को हम फाइन एग्रीगेट भी बोल सकते हैं, सैंड भी बोल सकते हैं, डस्ट भी बोल सकते हैं। और ए हमारा क्या है, ये आपका कोर्स एग्रीगेट डिनोट करता है, यानी जो आपकी गिट्टी होती है, यानी आपकी जो गिट्टी होती है 4.75 mm से जो बड़ी होती है वही गिट्टी आती है इसमें ए में। ठीक है नी। और फाइन एग्रीगेट में जो आती है, जो आपकी जो फाइन एग्रीगेट क्या होती है, जो जिसका साइज आपका 4.75 mm से कम होता है वही क्या कहलाती है, आपकी फाइन एग्रीगेट कहलाती है। सीमेंट आपको पता ही है ना। तो सीमेंट को भी हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं इसके सीमेंट की भी। जब मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग जब मार्केट में जाते हैं तो सीमेंट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, है ना। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो उसको क्या है, चेक करेंगे। तो सीमेंट चेक करने के कुछ मैं जनरल आइडियाज़ आपको दे देता हूँ। तो जब हम मार्केट में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो आपके सीमेंट बैग्स होते हैं, जो आपके ट्रेडर्स होते हैं, वहाँ पर आप जाते हैं लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, फर्स्टली सीमेंट के बैग में हाथ डालकर देखें। अगर सीमेंट आपको कूल फील हो रहा है, ठंडा फील हो रहा है, तो इट मीन्स सीमेंट आपका अच्छा है। अगर सीमेंट आपको गर्म लग रहा है, उसमें हीट आपको फील हो रही है, इट मीन्स उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो रिएक्शन है वो आपकी हो रही है, इट मीन्स उसमें नमी आ गई है ना। क्योंकि जब सीमेंट में मॉइस्चर आ जाता है तो मॉइस्चर के कारण उसमें क्या होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होती है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, आपका हीट करने लगता है, इट मीन्स सीमेंट खराब है। नेक्स्ट टेस्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम सीमेंट को हाथ में लेकर क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, है ना। हाथों में ऐसे लेकर अगर उसको रब करेंगे तो आपको वो स्मूथ दिखाई देगा, यानी उसकी सरफेस कैसी होगी, चिकनी होगी। अगर आपको वो स्मूथ लग रहा है, फाइन लग रहा है ना, तो अच्छा सीमेंट है। नेक्स्ट टेस्ट हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उसको एक पानी की बाल्टी लें, बाल्टी में उसको डालकर देखें, अगर सीमेंट आपका ऊपर आ जा रहा है तो सीमेंट आपका ख़राब है। अगर सीमेंट आपका पानी के अंदर बैठ जाता है तो आपका सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है। तो ये जनरल टेस्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्डिनरी कंक्रीट की। ऑर्डिनरी कंक्रीट में हमारी 3 ग्रेड्स आती हैं, M10, M15, M20। 20 आपका करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा होता है, M आपका मिश्रण को यानी मिक्स को डिनोट कर रहा होता है। सेकंड ग्रेड्स हमारी आती हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट में। स्टैंडर्ड कंक्रीट में जो हमारी ग्रेड्स आएंगी वो M20 से ऊपर की आएंगी, जैसे कि M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55। इसमें हमारी जो ग्रेड्स आती हैं M55 तक आती हैं, M25 से M55 तक की ग्रेड हमारी इसमें आती है। यानी टोटल कितनी ग्रेड्स आती हैं इसमें, 7 ग्रेड्स इसमें आएंगी। ठीक है नी। और ऑर्डिनरी में आपकी टोटल 3 ग्रेड्स आएंगी। थर्ड जो ग्रेड्स होती हैं हमारी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, इसमें जो हमारी ग्रेड्स आती हैं M55 से ऊपर, यानी M60, M70, M60 से M65 भी आएगी, M75 आएगी
और M80 तक की जो ग्रेड्स होती हैं ये किस में आएंगी, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आएंगी। ऑर्डिनरी कंक्रीट के ऊपर जो ग्रेड होती है M25, M30, M25 से ऊपर की जो ग्रेड होती है ये कंट्रोल कंक्रीट के अकॉर्डिंग इसको हम डिज़ाइन करते हैं, यानी इसको हम कंट्रोल कंक्रीट भी बोलते हैं। और इन ग्रेड्स को जो हम बोलते हैं डिज़ाइन मिक्सिंग भी बोलते हैं, ठीक है नहीं। स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को ये बोलते हैं डिज़ाइन मिक्सिंग भी बोलते हैं, यानी इसको डिज़ाइन किया जाता है लैब में। लैब में डिज़ाइन करने के बाद जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए होती है उसका टेस्ट किया जाता है। अगर वो स्ट्रेंथ हमारी आ जाती है तो उसी प्रिपोर्शन को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और आपको उस टाइप की ग्रेड हमको मिल जाती है। तो ये सारी ग्रेड जो है आपकी M25, M30, M35, M40, M45, M80 तक जो ग्रेड्स हैं ये क्या है आपकी डिज़ाइन मिक्स कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कवर्स फॉर रेनफोर्समेंट। कवर्स फॉर रेनफोर्समेंट। अब कवर्स क्यों ज़रूरत होता है रेनफोर्समेंट के लिए? अगर हम रेनफोर्समेंट जो छड़ हम लगा रहे हैं बीम में, कॉलम में, स्लैब में, अगर उसको हम कवर अप ना करें तो क्या होगा, है ना, एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगी, उसको कोरोजन लग जाएगा, जंग लग जाएगा नमी के संपर्क में आने पर। जिससे क्या होता है, जब कोरोजन लग जाता है किसी भी छड़ को तो जो कंक्रीट उसके संपर्क में है वो उसके संपर्क से छूटने लगती है और आपकी जो कंक्रीट है धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगती है। तो कवर यहाँ पर क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोरोजन से बचाने के लिए, और ये फायर रेजिस्टेंस भी इसको बनाता है। क्योंकि जब किसी भी बिल्डिंग्स में आग लग जाए तो क्या होगा, सबसे पहले वो किसके संपर्क में आएगी, रेनफोर्समेंट के। रेनफोर्समेंट क्या होता है, जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इलोंगेशन के कारण जो बीम है, कॉलम है, स्लैब है वो आपकी नीचे की ओर गिर जाएगी। तो हम बात करें कॉलम्स की या कवर की, तो एंड कवर, सपोज दैट ये कोई बीम है, ये कोई बीम है, ठीक है भी, ये हमने क्या किया, बनाया और ये हमने वॉल पर रखा हुआ है। ये हमारी वॉल्स है, यहाँ पर टिका हुआ है। ये सपोर्ट्स है मेजनरी, यहाँ भी ये मेजनरी साइन हम लगा देते हैं, ठीक है नहीं। अब ये हमारा क्या है, रेनफोर्समेंट यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ अवर वाला रेनफोर्समेंट, हैंगर बार लगे हुए हैं, ये हमारा स्ट्रप्स लगे हुए हैं जिसको हम रिंग बोलते हैं, जो शियर रेनफोर्समेंट भी कहलाता है। और अब यहाँ पर जो रिंग, जो आपका रेनफोर्समेंट है, ये जो आपका ये वाला जो स्पेस है ये क्या कहलाता है आपका, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, एंड कवर, या इसको बोलेंगे हम इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर। और ये एंड में जो आपका ये कवर अप आ रहा है इसको हम बोलते हैं एंड कवर, ठीक है नहीं। तो इफेक्टिव और एंड कवर जो मिनिमम होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 25 mm। मिनिमम हम कितना लेंगे, 25 mm इसको हम लेके चलते हैं, यानी आपका 25 mm से कम नहीं होना चाहिए कोई भी कवर, चाहे वो एंड कवर हो, बीम के एंड में आपको लगाना हो या बीम के बॉटम में आपको लगाना हो, टॉप पर आपको लगाना हो, तो ये कितना होना चाहिए, कम से कम 25 mm इसको हम लेते हैं। और हर केस में क्या करेंगे, इसको 25 mm से ज़्यादा ही हम इसको रखते हैं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू होती है 25 mm। तो बीम के केस में 25 mm से कम नहीं इसको रखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे सारे स्टूडेंट कि एंड कवर और क्लियर कवर या इफेक्टिव कवर कितना होना चाहिए, 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इफेक्टिव कवर की। इफेक्टिव कवर ये क्या होता है, बार के डायामीटर से हाफ डिस्टेंस प्लस जो आपका क्लियर कवर होता है, यही क्या कहलाता है आपका इफेक्टिव कवर, ठीक है नहीं। अगर हम इस रेनफोर्समेंट के
एंड से एंड की बात कर रहे हैं कॉलम बीम के, तो ये क्या कहलाता है आपका क्लियर कवर। अगर हम सरिया के हाफ तक इसको मेजर कर रहे हैं तो उसको कहते हैं इफेक्टिव कवर या प्रभावी आवरण। ठीक है, नहीं, कवर का मतलब क्या होता है, आवरण। कवर को हम क्या बोलते हैं, आवरण। ठीक है, नहीं, तो आवरण भी इसको हम बोलते हैं, इफेक्ट प्रभावी आवरण बोल सकते हैं, है ना। एंड कवर, क्लियर कवर। तो एंड कवर क्या होता है, ईच रेनफोर्सिंग बार इज नॉट लेस देन 25 mm, ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज ग्रेटर, है ना। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 25 mm। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, क्लियर कवर और एंड कवर, इन दोनों की वैल्यू ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बार या 25 mm होनी चाहिए। इन दोनों में जो भी बड़ी वैल्यू आएगी, है ना, विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर, इन दोनों में जो भी वैल्यू बड़ी आएगी 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार या 25 mm। सपोज डैट बार का डायमीटर कितना है, 20 mm है, और क्लियर कवर हमारा मिनिमम कितना लेना है, 25 mm लेना है। तो क्लियर कवर हम बात करेंगे, बार डाया के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 2 × 20 यानी 40 mm। लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी है, 25, तो सबसे ज़्यादा कौन सी आ रही है, 40। तो क्लियर कवर हम यहाँ पर 25 में लेकर कितना लेंगे, 40 mm लेंगे, ये याद रखेंगे। ठीक है, नहीं, तो क्लियर कवर हम जो लेंगे तो जो लार्जर वैल्यू आ रही होगी इन दोनों में, वो ही हम क्या लेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, नहीं, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार चेक करेंगे या 25 mm, जो भी वैल्यू बड़ी आएगी उसी को हम मान लेंगे अपना क्लियर कवर, एंड कवर, और इफेक्टिव कवर आपका हाफ डायमीटर ऑफ बार भी उसमें ऐड हो जाएगा बस। ठीक है, नहीं, तो वो आपका इफेक्टिव कवर बन जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीम डायमेंशंस की, या इफेक्टिव स्पेन्स मैंने कल आपको बताई दी थी। ठीक है, तो बीम डायमेंशंस कहाँ से आती है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट होती है आपकी बीम डायमेंशन। जब हम किसी बीम को डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसकी डायमेंशंस भी निकलनी चाहिए। डायमेंशंस कहाँ से हो, क्या होती हैं, सपोज डैट कोई बीम सेक्शन से कोई मैंने कट किया है, बीम सेक्शन में से यहाँ पर रीइंफोर्समेंट लगे हैं, यहाँ भी रीइंफोर्समेंट लगा है, यहाँ पर ये स्ट्रप पड़ा हुआ है ना, 2 लेग स्ट्रप हमने यहाँ पर डाला है, और ये जो आपकी विड्थ होती है इसको हम बी से डिनोट करते हैं, और इस बार के सेंटर की जो डिस्टेंस होती है टॉप से, इसको बोलते हैं स्मॉल डी, और टोटल जो डेप्थ होती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल डी। तो ये डायमेंशंस कहाँ से आती है, तो इसको हम चेक देखते हैं। ठीक है, नहीं, तो सपोज पहला केस क्या होता है, B/D का जो रेशियो हम लेते हैं 1/3 से 1/2 तक, 2/3 तक लेते हैं, 2/3 तक इसको अजूम कर सकते हैं। अब B और D का जो रेशियो हम लेते हैं 1/3 से या 2/3 लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये आएगी कहाँ से, है ना, तो ये आती है हमारी कहाँ से, स्पेन टू डेप्थ रेशियो से आएगी, है ना। अगर बीम आपका सिंपली सपोर्टेड है, अकॉर्डिंग टू IS कोड, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 की बात हम करें तो यहाँ पर दिया हुआ है स्पेन टू डेप्थ रेशियो दिया होता है, स्पेन टू डेप्थ रेशियो कितना दिया हुआ है, 20। यानी अगर आपका स्पेन गिवन है या लेंथ ऑफ बीम गिवन है तो हम यहाँ से अपनी क्या निकाल सकते हैं, स्मॉल डी, या L इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो कितना होता है, 20, और L इफेक्टिव या D इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, L इफेक्टिव अपॉन 20, या इफेक्टिव स्पेन ऑफ द बीम डिवाइड बाई 20। तो यहाँ से आपकी डेप्थ निकल के आ जाएगी डायरेक्टली। और
इस डेप्थ से ही आपकी यहाँ से विड्थ ऑफ बीम निकल के आ जाएगी। और कैपिटल डी कैसे आएगी? कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या होता है? डी प्लस इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर, ठीक है नी। तो डी हमारी गिवन है, इफेक्टिव कवर हम निकाल लेंगे, तो वहाँ से आपकी कैपिटल डी यानी होल डेप्थ ऑफ द बीम भी आ जाएगी। ऐसे ही आपका सेकंड स्टेप की बात करें कंटिन्यूस बीम के लिए, कंटिन्यूस बीम, इसके लिए वैल्यू कितनी होती है? स्पेन अपॉन डेप्थ रेशो कितना होता है? इसके लिए वैल्यू होती है 25। ऐसे ही थर्ड केस की बात करें हम, कैंटिलीवर बीम की बात करें, जो छज्जों में निकाल देते हैं आगे की ओर, कैंटिलीवर बीम आप सभी ने देखा होगा। स्पेन अपॉन डेप्थ रेशो कितना होता है इसके लिए? इसके लिए होता है 10, ठीक है नी। तो इन फॉर्मूलों की सहायता से हम बीम की डायमेंशन भी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कोई स्मॉल लेवल पे या अपने लेवल पे अपना घर बना रहे हैं, है ना, या बहुमंजिला ना बनाकर आप 2 मंजिला 1 मंजिला मकान बना रहे हैं, तो आप इसको ईजिली क्या कर सकते हैं? अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं। रेनफोर्समेंट की हम बात कर लेते हैं। तो रेनफोर्समेंट की हम बात करें, यहीं पर कर लेते हैं। रेनफोर्समेंट यानी सरिया, है ना, यानी स्टील की बात यहाँ पर चल रही है रेनफोर्समेंट में। तो मिनिमम टेंसाइल स्टील कितना होता है? मिनिमम टेंसाइल स्टील, मिनिमम टेंसाइल स्टील कितना लेंगे? अगर हम माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं तो माइल्ड स्टील के लिए कितना लेते हैं? 0.3% हम यहाँ पर लेंगे, किसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया का, या ग्रॉस सेक्शनल एरिया का हम यहाँ पर लेंगे। और ग्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कितना होता है? V इंटू डी। ये किसका लेंगे? माइल्ड स्टील के लिए। कब? फॉर अगर हम माइल्ड स्टील बार या प्लेन बार यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन के लिए है ये 0.3% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया। सेकंड केस, अगर हम HYSD बार यूज कर रहे हैं, हाई यील्ड स्टील डिफॉर्म बार, है ना, जो आपके मार्केट में आ रहे हैं, जिसपे आपके क्या होता है? प्लेन ना होकर उसमें चूड़ियाँ खिंची होती हैं, है ना, ग्रिप बनाने के लिए ग्रिप बनी होती हैं। तो उसके लिए जो हम लेंगे मिनिमम टेंसाइल स्टील कितनी लेंगे? मिनिमम टेंसाइल स्टील कितनी लेंगे? उस केस में हम लेते हैं 2%, 0.2% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है नी। ये किसके लिए है? HYSD बार के लिए है, डिफॉर्म्ड और रिब्ड स्टील बार के लिए है, ठीक है नी, डिफॉर्म और स्टील बार के लिए HYSD बार, ठीक है नी। अगर आपका बार डिफॉर्म्ड कर दिया गया है, ठीक है नी, हाई यील्ड स्टील डिफॉर्म्ड बार अगर आपका है, तो उसके लिए हम 2% लेंगे ग्रॉस एरिया ऑफ BD। ये आ गया आपका BD है, ये कैपिटल D है, ठीक है नी, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें मिनिमम स्टील एट टॉप नियर द सपोर्ट्स, है ना, थर्ड केस। अब सपोर्ट के पास में कितना लेते हैं, है ना, मिनिमम स्टील टू बी या एट टॉप नियर द सपोर्ट कितना लेंगे? 2 टाइम्स लेते हैं, है ना भाई, कितना लेते हैं? 2 टाइम्स ऑफ मेन स्टील, मेन स्टील का 2 गुना हम वहाँ पर यूज करते हैं। मेन स्टील एट बॉटम, एट यानी बॉटम में जो आपने यहाँ पर लगाया है, ये जो बार आपने लगाए हैं इनका दुगना लेंगे, ठीक है भाई। ये 4 भी हो सकते हैं। ये क्या होता है? आपका मेन स्टील कहलाता है, जो टेंशन जोन में लगाते हैं। तो मेन स्टील का हम क्या लगाते हैं? 2 गुना लगाएंगे, कहाँ पर? एट टॉप नियर द सपोर्ट, सपोर्ट के नियर वाइज, ठीक है नी। ये LY5 भी हो सकती है डिस्टेंस, LY10 भी हो सकती है, और LY7 भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? मिनिमम स्टील टू बी कैरिड स्टेट ऑन सपोर्ट्स, है ना, मिनिमम स्टील टू बी कैरिड, मिनिमम स्टील
to be carried straight on support, straight on support। तो सपोर्ट से दूर जो स्ट्रेट जा रही है ना, उसके लिए कितना लेते हैं, ये कितना कर देंगे हम, हाफ कर देंगे, जस्ट 50% ऑफ मेन स्टील। सपोर्ट पे दुगना कर देंगे और सेंटर में जाते जाते क्या कर देंगे, इसको आधा कर देते हैं। मेन स्टील यूज्ड फॉर टेंशन, ठीक है भाई। तो 50% हम वहाँ पर लेंगे, क्योंकि सेंटर में क्या होता है, आपका जो बेंडिंग मोमेंट होता है मैक्सिमम होता है। बीम में अगर हम बात करें तो सेंटर में मैक्सिमम होता है और शियर फोर्स सपोर्ट पर ज़्यादा होता है, इसलिए ये चेंजेस हमें लाने होते हैं, ठीक है नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रप की, अगर बात करते हैं हम स्ट्रप की बात करें, रिंग की बात करें, स्ट्रप्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिंग, जो हम एज ए शियर फोर्स लगाते हैं, शियर रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। तो रिंग का जो डायामीटर होता है हम 6 to 10 mm लेते हैं, ठीक है नहीं। और मिनिमम स्पेसिंग कितना लेते हैं, मिनिमम स्पेसिंग हम 100 mm लेंगे, इतनी स्पेस पे हम उसको लगाते हैं। और मैक्सिमम हम लीवर आर्म के बराबर ले सकते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग कितना हो सकता है, इज इक्वल टू लीवर आर्म के बराबर हो सकता है, लीवर आर्म ऑफ दी बीम के बराबर हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। बाकी डिजाइनिंग में इसकी कंडीशन और होती है ना, उसको भी मैं बताऊंगा किस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम स्पेसिंग हम निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग, शियर फोर्स के अकॉर्डिंग कितना आता है, सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, वन बाई वन भी इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको जो बताया है समझ में आ गया होगा। इसको बार बार पढ़िए, है ना, और इसके नोट्स बनाते रहिए आप, तभी ये आपको ये समझ में आएगा, ठीक है नहीं। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट्स करें सभी स्टूडेंट्स।